बैक्टीरिया का ये सेल है एंड से दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, या जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो। ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल ड्रा कर रहा हूँ मैं। तो उसी के बाहर आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन। ये जो मैंने ब्लू में ड्रा किया है दिस इज योर सेल वॉल, सॉरी। तो बैक्टीरिया के अंदर आपको, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तो वो हर एक सेल की कवरिंग होगी, उसमें देखने को मिलेगी, बट बैक्टीरिया में इसके बाहर भी एक कवरिंग है जिसको आप बोलते हो सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, ये बाकी हमारे जो प्लांट की सेल वॉल है उससे डिफरेंट होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल बैक्टीरिया की किस चीज़ की बनी होती है। तो ये आपने याद रखना है कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में ये पहले भी। पेप्टाइडोग्लाइकन ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लस कुछ प्रोटीन्स होंगी। इसी को म्यूरिन भी कहा जाता है। जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की उसको म्यूरिन भी कहा जाता है। दोनों टर्म्स आप याद रखोगे कि सेल वॉल बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, म्यूरिन भी कहा जाता है। और कुछ बैक्टीरिया में इसी के बाहर आपको एक और कवरिंग जो है वो देखने को मिलती है, जो मैं ये येलो में थोड़ा सा इस तरह से बना रहा हूँ। डायग्राम पे मत जाना थोड़ा समझने के लिए। तो ये जो बाहर येलो कलर का मैंने ड्रा किया, ये सभी बैक्टीरिया में नहीं होगा बट ज़्यादातर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो ये जो बाहर की कवरिंग है ये दो तरह की हो सकती है। या तो ये थोड़ी सी जेली लाइक होती है। जेली लाइक मीन्स के आप कह सकते हो जैसे थोड़ा सा लिक्विड वगैरह होता है। लिक्विड मीन्स मतलब फ्लूइड टाइप। तो या तो ये हो सकती है थोड़ी सॉलिड सी, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स यानी जो आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरिया की, जिसको मैंने कहा या तो ये हो सकती है कैसी स्लाइमी टाइप यानी जेली लाइक। अगर ये जेली लाइक है तो इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। और अगर ये रिजिड है, रिजिड मतलब थोड़ी सख्त है, ये हार्ड है, तो इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। आपने पहले भी ये टर्म पढ़ी होंगी कैप्सूल। तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर ये हम ग्लाइकोकैलिक्स के लिए ही टर्म यूज करते हैं। डिफरेंस दोनों में ये है कि जो आपकी स्लाइम लेयर है ये थोड़ी सी आपको जेली लाइक देखने को मिलेगी, और जो कैप्सूल है ये थोड़ा आपको हार्ड और थोड़ा रफ टाइप का देखने को मिलेगा। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसका फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसको अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल कह लो, इसके जो फंक्शन हैं वो दो मेन फंक्शन हैं। एक है प्रोटेक्शन, जैसे कैप्सूल है तो वो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी उनसे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है एक। और दूसरा जो आपका ये ग्लाइकोकैलिक्स है ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को किसी दूसरे सरफेस के ऊपर चिपकने में। चिपकना मीन्स एडहेशन जिसको आप बोल सकते हो, यानी कि आप कह लो कि कोई सरफेस है, कोई आपका से के कुछ भी हो सकता है जहां पर बैक्टीरिया अपने आप को चिपका रहा है, एडहेशन। तो ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन प्रोटेक्शन एंड एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हमने जो प्रोकैरिया सेल की ही हम बात कर रहे हैं, या हम एक बैक्टीरिया को मॉडल के तौर के ऊपर ले रहे हैं। तो जो आपकी बैक्टीरिया का सेल है उसके अंदर आपको जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। आप पहले भी ये चीज़ें पढ़ते हो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं और यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें एक डिफरेंस ये भी है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये कह लो कि जो बैक्टीरिया का सेल है उसमें आपको इस तरह से कहीं पर कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। तो दिस इज न्यूक्लियाइड। आप जानते हो, तो उसमें हम नहीं जाएंगे कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, वहाँ होता है। बट सिंपल सी ये बात है कि जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स हैं उनमें आपको सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। हमेशा जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें एक ही क्रोमोसोम होता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट और विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर न्यूक्लियस या न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जैसा कुछ नहीं है। और जिस जगह में वो डीएनए प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर उस जगह को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। तो ये न्यूक्लियाइड जो है ये बैक्टीरिया का डीएनए है। और उसके अलावा बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म सिंपली आप कहोगे जो फ्लूइड है सेल के अंदर, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम की दो यूनिट्स होती हैं। आप जानते हो कि एक छोटी यूनिट है एक बड़ी है। बैक्टीरिया में 70s होता है, यूकैरियोट्स में 80, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनेली यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो लाइजोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं। तो जो राइबोसोम होती है ये विदाउट मेम्ब्रेन है, यानी इसकी कोई कवरिंग नहीं होती। ये चलो मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगा।
उसके अलावा जो आपकी बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वाल है, सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन है जो यहाँ रेड से ड्रा की हुई है, कई जगह उसकी हमें इस तरह से फोल्डिंग दिख सकती है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की है वो कुछ जगह से इस तरह से फोल्ड हो जाती है और फोल्ड हो करके वो जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोजोम्स। तो ये जो मीजोजोम स्ट्रक्चर बना, इसका आपने ये ध्यान रखना है कि आप सिंपल बस इतना याद रख सकते हो कि जो काम हमारे केस में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, बैक्टीरिया के केस में वही काम मीजोजोम करेगा। मीजोजोम जो है वो एक और काम भी करता है, वो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का। यानी जो रिएक्शन, जो काम कुछ होने हैं, जैसे से कि यहाँ पर जो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो यहाँ पर मीजोजोम में होगा, या आप कह लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होता है। तो मीजोजोम एक तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले काम करेगा और दूसरा ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, से कि ये आपका बैक्टीरिया है। और अब हम बात करेंगे इसके एक्सटेंशंस की, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया के सेल के बाहर आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक हो गया फ्लैजिला। फ्लैजिला सीलिया आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आपको नहीं पता तो आप वो पूछ सकते हो। तो जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट है आपके, जो बैक्टीरिया है उसकी एक एक्सटेंशन है, और फ्लैजिला का फंक्शन होता है लोकोमोशन। ये कई बार चीज़ें पूछी जाती हैं जो अभी हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लोकोमोशन या मूवमेंट कराना, ये फ्लैजिला का फंक्शन है। उसके अलावा आपको कुछ और एक्सटेंशंस जो है बैक्टीरिया की सेल के ऊपर देखने को मिलते हैं इस तरह से, जिन्हें कहा जाता है फिम्ब्री। फ्लैजिला यूजली एक ही होता है या दो हो सकते हैं, बट फिम्ब्रियाई बहुत सारे हो सकते हैं। फिम्ब्रियाई का जो फंक्शन है वो होता है अटैचमेंट में, यानी कि किसी सरफेस पे कह लो कोई राख है, कोई पत्थर, कुछ भी है, उसके ऊपर बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करती हैं फिम्ब्रियाई। तो फ्लैजिला का फंक्शन, फिम्ब्रिया का फंक्शन। उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पाइली या सेक्स पिलाई भी बोला जाता है। पाइलस करके प्लूरल सिंगुलर का है। तो ये जो सेक्स पाइलाई होते हैं ये फंक्शन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक तरह का बैक्टीरिया के अंदर भी आपको सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं कंजुगेशन। ये कहीं और भी शायद आएगा कंजुगेशन, बट आप सिंपल ये कह सकते हो कि दो बैक्टीरिया जो हैं वो आपस में इस सेक्स पिलाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और इस पाइलस के थ्रू जो एक बैक्टीरिया है वो अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ट्रांसफर करता है। यूजली अपना मेन डीएनए ट्रांसफर नहीं करता। ये भी आप ध्यान रखोगे कि जो बैक्टीरिया है उसमें हमने कहा कि इस तरह से एक तो उसका मेन डीएनए है, जो उसका अपना डीएनए है जिसको हमने कहा कि न्यूक्लियाइड है, बट उसके अलावा भी बैक्टीरिया के अंदर एक और जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो प्रेजेंट होता है इस तरह से, जिसको आप बोलते हो प्लाज्मिड। ये आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा भी होगा। प्लाज्मिड जो है ये सर्कुलर टाइप का ही होता है, यानी एक सर्कुलर डीएनए का फ्रेगमेंट, डीएनए का टुकड़ा है जो सर्कुलर फॉर्म में है। और ये इस डीएनए के अलावा है, यानी बैक्टीरिया में एक तो न्यूक्लियाइड है अपना जेनेटिक मटेरियल उसका डीएनए, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए भी हो सकता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। सो दिस प्लाज्मिड इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर, जिसको आप प्लाज्मिड बोलते हो। इसके काफ़ी और फंक्शन है, वो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है अभी फ़िलहाल। बट जो हम कंजुगेशन की बात करते हैं तो उसमें ये प्लाज्मिड का जो डीएनए है वही एक बैक्टीरिया दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करता है, ये होता है सेक्स पिलाई के थ्रू। तो ये दो तीनों का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए आपको। एक और चीज़, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो आपकी आर्की बैक्टीरिया हैं वो भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, और आप जानते हो कि आर्की बैक्टीरिया और यू जो हमारा ये बैक्टीरिया है इनमें बहुत डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं होते। आर्की बैक्टीरिया आपको जो है वो ऐसी कैटेगरी है कि जिसके अंदर पाए जाने वाले जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी हार्श कंडीशन में मिलते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी में पाए जा सकते हैं। इवन टेम्परेचर 90 डिग्री से ज़्यादा है वहाँ देखने को मिलेंगे। और जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वाल होती है वो भी हमारा जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वाल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट अभी एक पॉइंट जो यहाँ पर याद रखना आपको चाहिए वो ये है कि जो आपका आर्की बैक्टीरिया होता है उसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो फ्लैजिला जो है इट इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। वैसे भी जब हम प्रोकैरियोट्स पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, ये वैसे हम डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप शार्ट में देख लो। एक तो हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में जो हार्श कंडीशन में रहते हैं,
एक हम बात करते हैं यहाँ पर माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा एज यू नो कि आपके सबसे छोटे सेल है, अगर सबसे छोटा सेल देखा जाए तो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम करके जो है, गैलीसेप्टिकम करके होता है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके अंदर सेल वाल नहीं होती, सो सेल वाल एब्सेंट है, नो सेल वाल इन केस ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये याद रखना है क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं सब के अंदर सेल वाल होती है, बट माइकोप्लाज्मा इज विदाउट सेल वाल। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस स्लाइड में जितनी चीज़ें डिस्कस की, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी भूलना जो है इसमें से मतलब वो एफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा जो कुछ और चीज़ें भी हैं वहाँ वो यहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, बट एक चीज़ जो आपने पढ़ी भी हुई है उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा प्रोकैरियोट हैं या बैक्टीरिया वगैरह, उसके अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। जैसे आप जानते भी हो कि प्रो और यूकैरियोट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो आपको सर्कुलर देखने को मिलेगा, और जो आपके यूकैरियोट्स हैं उनमें लीनियर डीएनए होता है। लीनियर का क्या मतलब हो गया कि वो जो दो एंड्स हैं उसके वो जुड़े नहीं हुए, बट सर्कुलर में क्या है कि दोनों एंड्स जुड़े हुए हैं, तो वही है सर्कुलर, दोनों में डबल स्ट्रैंडेड होगा। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये राइबोसोम का डिफरेंस तो आपको पता ही है, 80S इन यूकैरियोट्स और 70S इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोट्स। अगर कोई इसमें कंफ्यूजन हुई तो आप पूछ सकते हो। तो ये थोड़ा सा क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब मैं यूकैरियोटिक सेल को ड्रा कर रहा हूँ। आपका यूकैरियोटिक सेल एक टिपिकल एनिमल का। एक और चीज़ आप ध्यान रखोगे वैक्यूल्स की, जब आपसे पूछा जाए वैक्यूल क्या होता है सेल में, तो आपने पहले ये देखना है किस सेल की बात कर रहे हो, प्लांट की या एनिमल की। अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर तो वैक्यूल होता है, और सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनली पूछा जाए कौन सी है तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली इन प्लांट इज वैक्यूल, एंड इन केस ऑफ एनिमल इज न्यूक्लियस। ये भी ध्यान रखना है। एनिमल्स में भी वैक्यूल हो सकता है, स्पेशली जो आपके सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और बैक्टीरिया वगैरह उनमें भी होता है। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको गैस वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे, पूछा गया क्वेश्चन है। वैक्यूल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, बट छोटे होते हैं साइज में, और यूजुअली एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। अब ये एक हम एनिमल सेल की एक से डायग्राम बना रहे हैं। तो आपका ये कोई सेल है। हाँ, उससे पहले एक और चीज़, ये आपको साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और साइटोसोल में डिफरेंस पता है? उतना नहीं सर, थोड़ा। से कि ये आपका कोई सेल है, और सेल के अंदर यहाँ पर बीच में से कि ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी मतलब जो सेल पूरा है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा। फ्लूइड मतलब पानी कह लो, फ्लूइड भरा हुआ है, उसी फ्लूइड को हम कहते हैं प्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस का फ्लूइड। और अगर हम जितना भी फ्लूइड पूरे सेल का है, यानी सेल का पूरा फ्लूइड इंक्लूडिंग न्यूक्लियस से लेकर पूरा सेल, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म, कई बार ये शायद पूछा भी गया है कि लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल क्या है। जो प्रोटोप्लाज्म है इसको हम कहते हैं लिविंग फ्लूइड ऑफ सेल, और ये टर्म दी थी J.E. परकंजी ने। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। वैसे ज़्यादा टर्म्स का पूछते नहीं है एग्जाम में, बट ये वाला पूछा जा सकता है। J.E. परकंजी ही काइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग फ्लूइड है सेल का। तो सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको आपने बोला ये है प्रोटोप्लाज्म। अब अगर हम बोलें साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया? वो फ्लूइड जो सेल का है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को छोड़कर, यानी न्यूक्लियस से लेकर के आपकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका जो ये वाला एरिया है पूरा, यानी न्यूक्लियस को अगर छोड़ दो, न्यूक्लियस को छोड़ करके आप बात कर रहे हो तो उसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस को डिलीट कर दो तो जो बच गया बाकी वो आपका साइटोप्लाज्म है। तो एक और टर्म होती है साइटोसोल। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म सेम ही चीज है। डिफरेंस ये है कि जब हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म तो हम बात कर रहे होते हैं सेल ऑर्गेनलीज की भी, यानी सेल ऑर्गेनली यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, वो सब भी प्रेजेंट हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं साइटोसोल, इसका मतलब हो गया कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल ऑर्गेनली, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो सेल का फ्लूइड है उसकी। ये क्लियर हुई तीनों टर्म, या कोई इस पर? यस सर, होगी। अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। मतलब साइटोप्लाज्म साइटोसोल सेम चीज़ है। साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं अगर सेल ऑर्गेनलीज की भी बात कर रहे हो, और साइटोसोल तब बोलते हैं जब हम सेल ऑर्गेनलीज की बात नहीं कर रहे हो। और पूरे फ्लूइड की जब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा कोई सेल है,
से दिस इज अ सेल, ये आपका कोई सेल है और ये एक एनिमल का सेल है, तो इसमें सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वाल की कोई बात नहीं कर रहे हैं हम। और यहाँ पर से के जो मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये है आपका एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियस में आप जानते हो कि पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो ये जो बीच में है दीज आर दी पोर्स, ये न्यूक्लियर पोर हैं और ये आपकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, एक चीज़ बताना भूल गया, चलो वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आ गई जो कि डबल है, यानी दो मेम्ब्रेन होती हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसलिए न्यूक्लियस को हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, यानी दो मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर रही हैं। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक तो आप जानते हो कि यहाँ जो है आपका प्रेजेंट होता है डीएनए, और इस डीएनए को अगर आप देखो तो वो जो आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हो वैसा देखने को नहीं मिलता, ये थोड़ा सा फोल्ड हुआ होता है। यहाँ पर अकेला डीएनए नहीं होता, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन चिपके हुए होते हैं, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये हम आगे दोबारा से डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, अलग चैप्टर है इसका। बट अभी सिंपल ये समझ लो कि ये जो डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, इसी के लिए हम टर्म यूज करें क्रोमैटिन, यानी डीएनए थोड़ा सा फोल्ड हुआ है प्रोटीन के साथ, प्रोटीन ने हेल्प किया और डीएनए जो है वो थोड़ा सा फोल्ड हो गया, थोड़ा सा कंपैक्ट हो गया, उसी को आप बोलते हो क्रोमैटिन। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये क्या होता है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप बस इतना याद रखो न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पर आपके आरआरएनए बनते हैं। तो न्यूक्लियोलस इज रिच इन आरआरएनए, बस ये याद रख लो फिलहाल कि न्यूक्लियोलस के अंदर आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे, ये बनते ही यहाँ पर हैं। तो ये आपका न्यूक्लियस जिसको आप कैरियन भी बोलते हो, न्यूक्लियस इट इज आल्सो नोन एज कैरियन। और जैसे मैंने पहले कहा हम फैक्ट्स में नहीं जाएंगे कि किसने डिस्कवर किया, वो इतना कोई पूछता भी नहीं है। फिलहाल अगर वैसे भी याद रखना चाहो तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियोलस को एफ फोंटाना ने किया था। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब जो आपकी एक नेक्स्ट ऑर्गेनली है वो यहाँ पर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, जिसको आप बोलते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो इस तरह से आपका जो न्यूक्लियस है उसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी हुई होती है। और ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये जितना हम डिस्कस करेंगे उसको आप ध्यान से सुनोगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, यानी कुछ इस तरह से जो मैं रेड कलर के डॉट यहाँ पर लगा रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये आपके राइबोसोम है। राइबोसोम आपको चिपके हुए मिल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो वो वाली जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जहाँ पर आपको राइबोसोम चिपके हुए मिले उस वाले रीजन को आप बोलते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो वाला रीजन जहां पर आपको राइबोसोम चिपके हुए नहीं मिलेंगे उसको आप बोलते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER। तो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करूंगा कि इन दोनों का फंक्शन क्या है। फिलहाल इतना याद रखो जहां पर राइबोसोम है मतलब प्रोटीन ने बनना है, क्योंकि वो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं हमारी। अब जो आपकी राइबोसोम हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये भी हुआ कि वो प्रोटीन बनाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स बनाई और प्रोटीन्स बनाने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे कुछ वेसिकल निकलती हैं। वेसिकल मतलब ये इस तरह से ये गोल टाइप का कुछ भी कह लो, ये इनको वेसिकल बोलते हैं। वेसिकल निकली और वो वेसिकल जो हैं उनके अंदर क्या भरा हुआ है, प्रोटीन। और वो प्रोटीन ये ले करके सीधा आ गई एक गोल ऑर्गेनली हमारी या उसके पास, जिसको आप बोलते हो गोल्जी बॉडीज, जो मैं इस तरह से ड्रा कर रहा हूँ स्टैक्स की फॉर्म में, ये आपकी गोल्जी बॉडीज हैं। और ये जो गोल गोल है इसको हम बोलते हैं वेसिकल्स। तो मतलब ये जो राउंड वाले स्ट्रक्चर हैं दीज आर वेसिकल। और जो ये बाकी आपको दिख रहा है इसको स्टैक्स कहा जाता है, गोल्जी स्टैक्स, या इसको आप सिस्टर्नी भी बोलते हैं। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो आपको ये स्टैक्स टाइप ये लंबे लंबे इलांगेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं इसको आप बोलते हो सिस्टर्नी। तो हमने क्या बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसने प्रोटीन बनाई, और वो जो प्रोटीन बनाई उसको देन उसने ट्रांसपोर्ट किया। ट्रांसपोर्ट कहाँ किया, गोल्जी बॉडीज में। तो ER से प्रोटीन आ गए गोल्जी बॉडीज में। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करेगा, यानी इनमें कुछ एडिशंस करेगा प्रोटीन्स में, और उसके बाद इन प्रोटीन्स में कुछ एडिशन करने के बाद इनको पैक करेगा। क्यों पैक किया, क्योंकि इसने कहीं भेजना था। तो
गोल्जी बॉडी ने उन प्रोटीन्स को पैक किया और अब पैक करने के बाद वो उनको ट्रांसपोर्ट कर देगा डिफरेंट लोकेशन पे जहाँ पर उनको जाना है। तो इसीलिए हम गोल्जी बॉडीज जो हैं उनको बोलते हैं कि दे आर आल्सो आवर पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इनका काम भी कुछ ऐसा है जैसा पोस्ट ऑफिस करता है कि चीज़ों को पैक करके ट्रांसपोर्ट कर देना। ट्रांसपोर्ट तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर रहा था, वो भेज रहा था गोल्जी के पास। अब गोल्जी ने क्या करना है कि गोल्जी ने उन्हीं प्रोटीन्स को पैक किया वेसिकल में ही और भेज दिया कहाँ पर से कि लाइसोसोम में भेजा, लाइसोसोम के अंदर भेज दिया। या ये हो सकता है कि वो सेल के बाहर भेज दे, या हो सकता है कि वो सेल की मेम्ब्रेन में भेज दे, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी हो सकता है। तो ये एक पूरा सिस्टम बन रहा है अगर आप देखो, यानी ये जो हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर के आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, यानी जिसमें ईआर से गोल्जी, गोल्जी से लाइसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर प्रोटीन आती जाती हैं और ये जुड़ा हुआ सिस्टम है एक तरह का। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो अगर आपको एग्जाम में आए कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सी ऑर्गेनली हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। यानी कि जो आपकी मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो वेसिकल्स की फॉर्म लेती है, प्रोटीन को गोल्जी में लाती है, गोल्जी लाइसोसोम में भेजेगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल से बाहर। और आपका जो लाइसोसोम है, अब ये क्या बला है, तो आपने पढ़ा भी है कि लाइसोसोम जो है इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, तो जो आपके लाइसोसोम हैं इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं कुछ इंजाइम्स, और वो इंजाइम्स जो हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोलेजिस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो आपने ये याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है ये कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिएजिस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और यही वो एंजाइम हैं जो कि आपका जो मटेरियल जिसको तोड़ना वगैरह है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी इनको कहा जाता है। और उसके अलावा जो पीएच है वो काफ़ी कम होता है लाइसोसोम के अंदर, यूजली 1.5 से लेकर के 3.5 या इस तरह, यानी काफ़ी एसिडिक मीडियम होता है लाइसोसोम का। अब जब हम बोलते हैं कि लाइसोसोम सुसाइडल बैग है, तो क्यों बोलते हैं? अब होता क्या है कि मान लो सेल के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो अब ये चांसेस हैं कि बाकी जो इसके नेबरिंग सेल हैं उनको भी इसकी वजह से खतरा हो सकता है। तो अब सेल कहता है कि बेहतर यही है कि मैं आत्महत्या कर लूं भाई, बाकी तो बचें। तो ये जो लाइसोसोम है ये एक्सोसाइटोसिस से अपना जो मटेरियल, अपने ये जो हाइड्रोलेजिस एंजाइम है इनको रिलीज करता है सेल के अंदर, और सेल पूरे का पूरा अपने आप को डाइजेस्ट कर लेगा, जिसको ऑटोफेगी भी कहा जाता है। ऑटोफेगी, ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगी मीन्स खाना, तो खुद को ही खा जाना। तो दीज आर लाइसोजाइम्स विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और यही डिग्रेडेशन करने में हेल्प करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये तो कुछ हमारे ये स्ट्रक्चर रहे। तो उसके अलावा और क्या है सेल में, तो और सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो मेम्ब्रेन है, एक तो सीधी है, दूसरी इस तरह से फोल्ड हुई है। तो जो फोल्ड हुई है मेम्ब्रेन, उसको हम एक और टर्म उसके लिए यूज करते हैं उस फोल्डिंग के लिए, वो करते हैं क्या, क्रिस्टी। तो ये आपने क्योंकि पढ़ा भी हुआ है वैसे भी क्रेब्स साइकिल में, वहाँ डिटेल में इसके फंक्शन देखेंगे। अभी बस इतना ही आप याद रख सकते हो कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है। और उसके अलावा इसका फंक्शन तो आपको पता ही है, सेलुलर रिस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, एटीपी की जनरेशन जिसको आप बोलते हो, ये डिटेल में पढ़ा जाता है, यहाँ इसकी बात नहीं करेंगे। क्लोरोप्लास्ट की भी बात नहीं करेंगे, डिटेल में फोटोसिंथेसिस में पढ़ा जाता है। बट उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर भी आपको राइबोसोम मिलेंगे। तो अगर आपसे कोई बोले कि बताओ प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, प्रोटीन कहाँ पर बनती है, तो एक तो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में भी बनेंगे क्योंकि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी हैं। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी बनेंगे क्योंकि वहां पर भी राइबोसोम थे। तीसरा प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट हैं। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन ईआर, राइबोसोम, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट, तीनों में होते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस ये तीनों कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन
कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि आपकी जो दो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें हम ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं। यानी आप ये कह लो कि ये थोड़ी इंडिपेंडेंट टाइप की हैं। जैसे आपने पढ़ा भी हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो आप याद रखोगे कि दोनों के पास डीएनए होता है इंडिपेंडेंट ऑफ योर जीनोमल डीएनए। यानी हम सेल के अंदर जो बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है, वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो डीएनए डिफरेंट होता है हमारा जो न्यूक्लियस का डीएनए है उससे। और ये डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का है ये सर्कुलर होता है, जैसा कि प्रोकैरियोट्स में था। जैसे हमारा डीएनए लीनियर है, प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी प्रोकैरियोट्स को रिजेंबल करते हैं। और इनका जो डीएनए है वो भी आपको देखने को मिलेगा कैसा, सर्कुलर। और जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में वो भी होते हैं 70S। वरना हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोम है वो 80S होते हैं। बट क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इनमें जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो 70S वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दोगे। उसके अलावा एक और चीज़ कि हम ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं कि ऑर्गेनेलीज जो हैं, जैसे हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की बात की, हमने जब प्रोकैरियोट्स पढ़ा तो वहां पर हमने बोला कि सिर्फ एक राइबोसोम था, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हम बोलते हैं कि विदाउट मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेली है। तो आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बताओ, मतलब ऐसी ऑर्गेनेली जिसको कोई भी मेम्ब्रेन कवर नहीं कर रही। तो राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जिसकी कोई कवरिंग नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली बताओ तो राइबोसोम विल बी द आंसर। फिर एक दूसरी चीज़ आती है कि डबल मेम्ब्रेन बताओ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी वो सेल ऑर्गेनेली जिसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। जैसे न्यूक्लियस, वहाँ हम दो मेम्ब्रेन बनाते हैं। उसके अलावा आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ दो मेम्ब्रेन थी। क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा नहीं, हम उसको जब पढ़ेंगे वहाँ भी दो मेम्ब्रेन होती हैं। इसी तरह से ER, गोल्जी वगैरह, इनमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब बच गया कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन से हैं, कि जिनकी एक ही मेम्ब्रेन होती है। तो जितने बच गए उन सब की सिंगल है, जैसे कि लाइजोसोम्स। उसके अलावा छोटी मोटी और काफ़ी ऑर्गेनेलीज होती हैं, पराक्सीजोम्स, पराक्सीजोम्स, ग्लाइऑक्सीजोम्स करके, सेंट्रियोल, ये भी एक तरह की ऑर्गेनेली ही है, आप कह सकते हो। स्पैरोजोम, इनका भी हम फंक्शन थोड़ा बहुत देखेंगे। कुछ का फंक्शन तो मतलब सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। और इस पराक्सीजोम अगर आपने, नहीं आपको सिलेबस में नहीं था, वरना जो फैटी एसिड की ब्रेक डाउन वगैरह होती है उसमें भी इसका रहता है, बट वो आपको सिलेबस में नहीं है तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये वाला जो हमने डिस्कस किया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या डबल मेम्ब्रेन, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये वाला पक्का याद रखना है आपने कि इसमें डबल मेम्ब्रेन है वो याद रख लेना, और विदाउट मेम्ब्रेन कौन है ये याद रख लेना। जो बच जाएंगी वो सब सिंगल वाली ही होंगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बाकी सबका फंक्शन अगर देखा जाए, न्यूक्लियस का फंक्शन तो आप समझ ही सकते हो कि भाई डीएनए वहीं पर है तो जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पर, तो उसका फंक्शन क्या होगा, हेरिडिटी में रहेगा। न्यूक्लियोलस आरआरएनए था हमने कहा, तो आरआरएनए की सिंथेसिस, तो इस टाइप का फंक्शन। गोल्जी का फंक्शन हमने देख लिया कि वो बहुत सारे प्रोटीन्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, हमने देखा। गोल्जी जो है पोस्ट ऑफिस था, प्रोटीन को पैक करना देन उनको ट्रांसपोर्ट करना गोल्जी का फंक्शन है। बहुत सारे एंजाइम भी गोल्जी बनाता है। उसके अलावा जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी बहुत सारे एंजाइम्स को भी बनाता है। और उसके अलावा ER के कुछ और फंक्शन भी हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने कहा ER दो टाइप की हो सकती है, रफ और स्मूथ। रफ यानी जहाँ राइबोसोम अटैच है, स्मूथ जहाँ राइबोसोम अटैच नहीं। तो राइबोसोम अटैच है तो उसका क्या फंक्शन होगा, प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ का फंक्शन वो आप याद रखोगे लिपिड की सिंथेसिस। लिपिड्स को बनाने का जो काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और वो भी कौन सा, जो कि स्मूथ वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। उसके अलावा जो आपकी लिपिड की मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा यहाँ पर ग्लाइकोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है कि ग्लाइकोजन की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी यहाँ होती है। यानी लिपिड और ग्लाइकोजन दोनों की मेटाबॉलिज्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है।
और उसके अलावा एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा बहुत सारे एंजाइम भी बनाता है। बाकी तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बस मेन वाला फंक्शन जो है वो यही है कि वो प्रोटीन बनाएगा। बाकी उसके अलावा कुछ और टर्म्स हम यूज़ करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ही। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपकी मसल्स में पाई जाती है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो आप पाई जाती है आपकी मसल्स के अंदर, और उसके अंदर कैल्शियम्स जो है काफ़ी अमाउंट में होते हैं। एक्चुअली जो टर्म एक है, जैसे मान लो ये आपकी अगर मैं कहूँ कि ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका जो ये अंदर वाला रीजन होता है, खाली जगह जो आप कह लो, इसको ल्यूमन कहते हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया या किसी भी ऑर्गेनेली का जो अंदर का स्पेस होता है उसको ल्यूमन कहते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स टर्म यूज़ करते हैं वैसे। तो ये जो ल्यूमन है इसके अंदर कैल्शियम जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, कैल्शियम आइंस स्टोर होते हैं जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं मसल कंट्रैक्शन, वहाँ पर कैल्शियम का रोल देखते हैं कि मसल कंट्रैक्शन में कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कैल्शियम इसमें काफ़ी होता है, ल्यूमन टर्म भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आइज़ जो हैं उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें थोड़ी सी मतलब कुछ आप कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप का है इससे। उसके लिए हम एक अलग टर्म यूज़ करते हैं, माइलॉइड बॉडीज़। मतलब ये माइलॉइड बॉडीज़ आपने आई थिंक पढ़ा ही होगा, बट ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो आपकी रेटिना में, आइज मतलब जो आपकी रेटिना के सेल हैं उनमें पाया जाता है, रेटिनल सेल्स में। रेटिनल सेल्स यानी आपकी जो पढ़ा होगा आपने रॉड कॉन सेल्स होते हैं रेटिना में, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। ये आपको थोड़ा सा याद रखनी चाहिए। और मैंने यहाँ पर थोड़ा मतलब कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो बाकी तो आप रट्टा लगा लोगे। स्पेशली कुछ टर्म्स होती हैं, किसने डिस्कवर किया, इतना आजकल पूछा नहीं जाता। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को किसने किया, किसने टर्म दी, एक वो याद रख लेना, वो में भी पूछा जाए। कॉलिकर ने डिस्कवर किया और कार्ल बेंडा ने टर्म दी, बाकी उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा भी डिस्कवरीज वगैरह या ये कम ही पूछा जाता है। तो उस पर हम इतना ज़्यादा जो है कंसंट्रेट नहीं करेंगे। गोल्जी बॉडीज़ जो हैं उसका एक और भी आप याद रख सकते हो कि उसको डिक्टियोजोम भी कहा जाता है। स्पेशली जो गोल्जी बॉडीज़ हैं उसको प्लांट्स के केस में डिक्टियोजोम्स कहा जाता है। काफ़ी नाम है गोल्जी बॉडीज़ के, डिक्टियोजोम, आइडियोजोम, लाइपोकॉन्ड्रिया करके काफ़ी नाम है, बट डिक्टियोजोम आप याद रख सकते हो कि गोल्जी बॉडीज़ आल्सो नोन एज डिक्टियोजोम। प्लांट्स में यही टर्म जो है ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो ये ओवरऑल हमने कुछ मेन ऑर्गेनेलीज की जो है बात की है। और राइबोसोम की वैसे हमने बात तो यहाँ पर वैसे ज़रूरत नहीं है, वो आप प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ते भी हो। राइबोसोम का आप बस इतना याद रख सकते हो कि राइबोसोम जो हैं वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में अगर देखो तो ये आपके 70S होते हैं, यूकैरियोट्स में देखो तो 80S। जिसको नहीं पता ये S क्या है तो वो मेरे से पूछ भी सकता है बाद में। स्वेटबर्ग यूनिट होती है, 2 सब यूनिट होती हैं, 50 और जो आपका 30S है उसकी, और ये जो है आपकी 60S और 40S, ये आप जानते ही हो। होता क्या है कि वैसे तो ये 12th में सेंट्रल डोगमा वाले चैप्टर में डिटेल में बात करते हैं, बट ये आपका से mRNA है। यहाँ छोटी सब यूनिट बड़ी सब यूनिट राइबोसोम की दोनों जुड़ी और इसने बनाना स्टार्ट कर दिया प्रोटीन्स को, वो आप जो पढ़ते हो। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है यूजुअली के एक ही mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं और प्रोटीन बनाते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इस तरह आपका जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि एक ही mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़कर प्रोटीन बना रहे हैं, आप उसको बोलते हो पोलीसोम। तो पोलीसोम इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप ध्यान दोगे। पोली मतलब मैनी, तो जो राइबोसोम है उनको माइक्रोसोम भी कहा जाता है। मतलब एक बंदे ने इनको माइक्रोसोम टर्म दी थी स्टार्टिंग में, बट खैर उनको इतना नहीं बात करेंगे। और यहाँ पर जो राइबोसोम दो जुड़ते हैं उनको जुड़ने में मैग्नीशियम आयंस जो है उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर मैग्नीशियम आयंस ना हो तो दो राइबोसोम नहीं जुड़ सकते। आई थिंक एक बार तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कितना मैग्नीशियम होना चाहिए जुड़ने के लिए कम से कम, तो एटलीस्ट 0.001 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन इज इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा और यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो हमने कहा कि राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होते हैं आपकी ER की मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो जो अटैच होते हैं ER की मेम्ब्रेन के ऊपर, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स जिन्हें हम बोलते हैं राइबोफोरिन्स। सो आपने ये एक प्रोटीन है इसका नाम याद रखना है कि राइबोफोरिन्स, ये ऐसी प्रोटीन है जो राइबोसोम्स को
ER की मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच करने में हेल्प करता है। एक तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दोगे। उसके अलावा इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, वहाँ से ऑलमोस्ट हो जाएगा। उसके अलावा ER के फंक्शंस की हमने बात की थी, उसमें आप एक और चीज़ याद रखोगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज़ प्रोवाइडिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क। जैसे आप कहते हो हमारी बॉडी में जैसे जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, इसी तरह जो सेल है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो उसको एक स्केलेटल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। तो एक तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। उसके अलावा ER जो है उसका एक और फंक्शन ये है कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो जो नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है वो भी ER बनाता है। सो इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनती है आफ्टर सेल डिवीजन वो ER ही बनाता है। सो ये कुछ फंक्शन हैं। तो गोल्जी बॉडीज़ की हमने बात की थी कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं दे आर द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, जिसका एक मेन फंक्शन रहता है कि जो प्रोटीन्स हैं उनकी पैकेजिंग करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना। उसके अलावा जो गोल्जी बॉडीज़ हैं बहुत सारे एंजाइम्स भी बनाती हैं, और उसमें एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि गोल्जी बॉडीज़ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम जो है स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है। ये जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे, बट अभी सिंपली आप इसको याद रखें ये फैक्ट कि गोल्जी बॉडीज़ एक्रोजोम को भी बनाता है जो स्पर्म के अंदर जो है पाया जाता है। उसके अलावा जो प्लांट की सेल वाल है, तो प्लांट की सेल वाल को भी गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो बनाते हैं। उसके अलावा जो प्राइमरी लाइजोजोम है उनको बनाने का काम भी गोल्जी बॉडीज़ का होता है। और एक और मेन जो फंक्शन है इसका वो ये है कि जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे, अभी आप बस ये एक फैक्ट है उसको याद रखेंगे कि जो पोलर कैप्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे हम स्पिंडल फाइबर्स की बात करते हैं तो जो स्पिंडल फाइबर हैं वो एब्सेंट होते हैं प्लांट्स में। तो स्पिंडल फाइबर का जो काम है वो प्लांट्स में पोलर कैप्स करते हैं। पोलर कैप्स या सेल प्लेट भी इनको कहा जाता है, ये भी गोल्जी बॉडीज़ जो हैं बनाते हैं। उसके अलावा जो बहुत सारी कुछ पिगमेंट्स हैं, लाइक अगर आप बात करो रेटिनल पिगमेंट्स की, जो हमारी आइज़ के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उनको भी बनाने का काम गोल्जी बॉडीज़ का है। लाइक रोडाप्सिन और आयोडाप्सिन की जो हम बात करते हैं। उसके अलावा आपका जो स्किन का पिगमेंट है दैट इज़ मेलानिन, उसको बनाने का जो काम है वो भी गोल्जी बॉडीज़ का है। तो इसमें हमने कुछ मेन चीज़ें जो है उनकी बात की है। ये एक हमने रिवीजन टाइप का जो है किया है। उसके अलावा जो बाकी हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज हैं या उसके अलावा कुछ माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की बातें हैं वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप जो है इतना इसको ध्यान रखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन यहाँ हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किए हैं बिकॉज वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लोरोप्लास्ट का जब हम फोटोसिंथेसिस करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम सेलुलर रिस्पिरेशन की बात करेंगे वहाँ डिटेल में देखेंगे। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।